नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर नई वीडियो में। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी और पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सारे PYQ क्वेश्चन है, तो इनको जो एक बार नोट डाउन कर लेना और अपने जो है रिवीजन लिस्ट में इसमें दोहरा लेना, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कर देना, जो पहली बार चैनल से जुड़ा हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, निम्नलिखित में से जो किसी ने बुद्धि को इस तरह परिभाषित किया है कि बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, यह विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण को प्रभावशाली ढंग से सामना करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस हमारे पास? वैक्सलर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैक्सलर, ठीक है, ये इन्होंने अवधारणा दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, मानव बुद्धि की संरचनात्मक ढांचा गिलफोर्ड के मूलभूत तीनों प्रतिमानों का पूर्ण रूप से विभाजन करने पर कुल कितने कारक बनते हैं? 120 बनते हैं, 140, 150, 160। तो कुल 150 कारक बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस हमारे पास निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक में से किसने सबसे पहले 1914 में बुद्धि लाभदी इस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था LM टर्मन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस हमारे पास एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लाभदी कितनी होती है? तो 140 होती है, ये 100 इससे ऊपर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर गाइस नेक्स्ट हमारे पास बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है, जो कि दो कारक G और S का मिश्रण है, ये सिद्धांत किसका है? ये है स्पीयरमैन का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में कौन सा सर्वप्रसिद्ध अशाब्दिक समूह बुद्धि प्रशिक्षण यूके में तैयार किया गया था? तो ये किया गया था रेविन के प्रोसेसिव मैट्रिक्स प्रशिक्षण का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें जो आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता। तो इसमें जो है बहुकारक सिद्धांत जो JP गिलफोर्ड, ये आपका मेल नहीं खाता, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवानशाली बच्चों को जो है आपके विशिष्ट बालकों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा और समायोजन के लिए विशेष प्रावधानों में क्या शामिल नहीं है? तो उसमें सुधारात्मक शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही इसका हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शारीरिक विकलांगता शब्द का तात्पर्य है? तो उसका होगा अंधे बच्चे या मूक एवं बाधिर बच्चे या मांसपेशियों एवं अस्थिर बच्चे या उपयुक्त सभी। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास जो मनोवैज्ञानिक एक विज्ञान है और उचित रूप से प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक एक वैज्ञानिक ही है, और नहीं तो कम से कम एक ऐसा उपयोगकर्ता तो है ही जो वैज्ञानिक छानबीन द्वारा प्राप्त वैज्ञानिक विधियों और सूचनाओं को उपयोग में लाता है। इस कथन को प्रभावित किया है, किसने किया है? तो ये किया है आपका NL मून ने, ठीक है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। एक वास्तविक प्रयोगशाला व्यवस्था में सीखने वाले के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए कुत्तों पर अध्ययन किसने किया था? तो ये किया था पॉवलव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा बौद्धिक विकास का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो ये किया था जीन पियाजे द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एरिक्सन के साइको सोशल विकास सिद्धांत के मुताबिक जो है विकास की पांचवी अवस्था वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न जो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न शुरू होती है, कब से होती है? 3 से 6 वर्ष, 12 से 20 वर्ष, 20 से 45 वर्ष या 45 से 60 वर्ष। तो ये होती है 12 से 20 वर्ष की, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास जो है निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा कार्य शिक्षण से संबंधित नहीं है? विद्यार्थियों को जानना, यह विषय वस्तु अधिक सीखने संबंधी अनुभवों का चयन एवं आयोजन, यह सीखने के लिए उचित परिस्थितियों एवं वातावरण का आयोजन, यह अधिगम अर्थात सीखने की प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अधिगम अर्थात सीखने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए पशुओं पर प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बच्चे की दैहिक बनावट उसके शरीर का रूपाकार और उसके शरीर की पदार्थ विशेष संरचना उसकी वृद्धि और विकास को जिंदगी भर प्रभावित करते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? तो उसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? जैविक और संरचनात्मक कारक होगा, या वंशानुक्रम कारक होगा, या संवेगात्मक कारक होगा, या वातावरणीय कारक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जैविक और संरचनात्मक कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे के विकासात्मक कार्य में निम्नलिखित में से अध्यापक की भूमिका नहीं है? बच्चे की योग्यता और क्षमताओं का निदान करना,
बच्चे के भविष्य के जीवन के लिए उचित उद्देश्यों का निर्माण में सहायता प्रदान करना, ये उचित प्रोत्साहन एवं पुनर्बलन प्रदान करना, या शिक्षा से संबंधित व्यवहार एवं व्यक्तित्व की पूरी रेंज खोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षा से संबंधित व्यवहार एवं व्यक्तित्व की पूरी रेंज खोजना। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास है, वह समूह अथवा मित्र मंडली की आपसी संबंध किसी अवस्था की प्रमुख विशेषता है। तो ये किसकी है? प्रौढ़ावस्था की, किशोरावस्था की, उत्तर बाल्यावस्था की, या शैशवावस्था की। तो याद रखेंगे किशोरावस्था यानी कि अडोलसेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास जो 19 नंबर क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को सबसे पहले शिक्षा में किसने शामिल किया था? फ्रोवेल, रूसो, या पेस्टोलॉजी, या स्टेनली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रोवेल, ऑप्शन नंबर ए 19 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किशोरावस्था के बच्चों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अध्यापक की भूमिका इस प्रकार है। दार्शनिक है, मार्गदर्शक है, संभव या आसान बनाने वाला है, या उपयुक्त सभी है। द रोल ऑफ द टीचर इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंट इन एजुकेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गदर्शक, सॉरी ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास जो है, आपको बताना है किसी भी ऐसी क्रिया जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास के में सहायक होती है, उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते थे उनसे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। इस कथन को किसने परिभाषित किया है? गॉर्डन मर्फी ने, या हिलगार्ड ने, या क्रो एंड क्रो ने, या वुडवर्थ ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिलगार्ड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सांकेतिक अधिगम या शास्त्रीय अनुबंधन, उद्दीपक अनुक्रिया या सहायक और सक्रिय अनुबंधन श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक सहभागी अधिगम, बहुवेद विभेदीकरण, या अवधारणाओं को सीखना, सिद्धांतों को सीखना और समस्याओं का समाधान। इस एक विशिष्ट पदानुक्रमित क्रम को निम्न में से किसके द्वारा वैकल्पिक आधार के रूप में प्रयोग किया गया है? गैगने ने, थॉर्नडाइक ने, या पावलोव ने, या स्किनर ने। तो गैगने इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास, सतत निश्चित अंतराल, निश्चित अनुपात एवं परिवर्तनशील पुनर्वलन आयोजन किस मनोविज्ञानी के विचार हैं? लेविन के, वॉटसन के, या स्किनर के, या कोहलर के। तो ये आपके विचार हैं स्किनर के, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से जो है थॉर्नडाइक के सीखने के नियम का मुख्य नियम कौन सा नहीं है? किसी एक गतिविधि को चुनने का नियम, या तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, या अभ्यास का नियम। तो याद रखेंगे किसी एक गतिविधि को चुनने का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, मास्लो के मानवतावादी अधिगम सिद्धांत के मुताबिक व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति संबंधी आवश्यकताओं को किस स्तर पर रखा गया है? तो सबसे निचले स्तर पर, द्वितीय स्तर पर, या तृतीय स्तर पर उपयुक्त दिए गए किसी भी स्तर। तो गाइस इसमें थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है ये, तो इसमें का आंसर नहीं दिया गया है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है 26, अधिगम को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें अनुभव व प्रशिक्षण के माध्यम से सीखने वाले के व्यवहार में काफ़ी हद तक स्थायी और प्रभावपूर्ण परिवर्तन लाए जा सकते हैं। इस परिभाषा का ध्यान से अवलोकन कर सीखने की प्रक्रिया निम्न तत्वों पर केंद्रित रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिगम करता होगा, अधिगम अनुभव होगा, मानव व भौतिक संसाधन होगा, या उपयुक्त सभी तत्वों पर। तो अधिगम अनुभव इसका सही आंसर हो जाएगा, द लर्निंग एक्सपीरियंस। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वह प्रक्रिया जहाँ शिक्षण सबसे पहले बच्चों की सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर आधारित हो और फिर शिक्षण के लिए गतिविधियाँ योजनाबद्ध करती हो, उस प्रक्रिया को कहते हैं। तो उसको कहते हैं अध्यापक केंद्रीय शिक्षा कहते हैं, बाल केंद्रीय शिक्षा, ये गतिविधि केंद्रीय शिक्षा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन कहते हैं उसको, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः वापसी लाने की जो शक्ति हमसे होती है उसी को स्मृति कहते हैं। इस परिभाषा को किसने परिभाषित किया है? तो किया था वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, हम्बिंगहास की विस्मृति वक्र के अनुसार किसी भी सामग्री का को 31 दिन के पश्चात भूल जाने की प्रतिशतता कितनी होती है? 75, 79, या 72, या 66। तो 79% ये प्रतिशतता होती है। आज का अंतिम क्वेश्चन का हमारे पास है, कक्षा परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अभिप्रेरित करने वाला नहीं है? बाल केंद्रित दृष्टिकोण, सीखने की उचित स्थिति और वातावरण, ध्यान या अवधान को आकर्षित करने एवं बनाए रखने का सिद्धांत, या उचित दृष्टिकोण का विकास।
तो इसका गाइस क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिसने पहली बार वीडियो विजिट किया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।